नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस कौशाम्बी की फिजिक्स की इस क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, फिजिक्स की रेगुलर क्लास जो नए बैच की चला रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, वो वाली ये क्लास है। रिवीजन की क्लास हमारी रोज चल ही रही है, बात समझ रहे हैं ना, और बोर्ड परीक्षा तक जो है निरंतर जो है हम रिवीजन की क्लास देते रहेंगे। ये जो है जो रेगुलर आपकी जो है नए बैच की 12वीं के नए बैच की चल रही थी फिजिक्स, वो जो है क्लास जो है इस क्लास पर सभी लोग ध्यान दीजिए। इस क्लास पर हमने जो है पिछला चैप्टर गोली पृष्ठों पर अपवर्तन वाला चैप्टर और साथ में लेंस वाला गोली पृष्ठों पर अपवर्तन एवं लेंस था, वो पिछला चैप्टर हमने कवर कर लिया पूरी तरह से, बात समझ रहे हैं ना। तो जो है अध्याय दूसरा हमने पढ़ लिया है। आज जो है समझिएगा, आज तीसरे अध्याय पर चलेंगे। तीसरा अध्याय काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रिज्म द्वारा, समझिए, ये तीसरा चैप्टर फिजिक्स का सेकंड पेपर चल रहा है और तीसरे चैप्टर पर फोकस करेंगे। तीसरा चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, मतलब प्रिज्म है पूरी तरह से और साथ में परिक्षेपण है, बात समझ रहे हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, समझिएगा। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन से और डिस्पर्शन का मतलब होता है परिक्षेपण से, और लाइट तो समझ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण किसके द्वारा? देखिए, प्रिज्म के द्वारा। थ्रो प्रिज्म का मतलब प्रिज्म के द्वारा। तो अब इसमें दो टॉपिक है, मूलतः दो टॉपिक बनेंगे। एक जो है एक प्रिज्म का टॉपिक, उसमें जो है अपवर्तन की चीजें होंगी, मतलब प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र आएगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ये मूल डेरिवेशन है, बात समझ रहे हैं ना। छोटी छोटी फिर परिभाषाएं और बन जाती हैं, तो उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। और साथ में देखिए परिक्षेपण, या इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तो इसका भी टॉपिक आएगा, इसको बताएंगे। ये प्रिज्म के द्वारा ही प्राप्त होता है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण समझिएगा, वर्ण विक्षेपण आएगा, वर्ण विक्षेपण परिभाषा बनेगी, वर्ण विक्षेपण क्षमता बनेगा, वर्ण विक्षेपण कोण बनेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसी पर आधारित पूरा टॉपिक बनेगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर इसको नहीं कह सकते हैं। तो समझिएगा, इसमें पहला टॉपिक आपका समझिए प्रिज्म से ही शुरुआत करते हैं। प्रिज्म जो है समझिएगा, थोड़ा सा थ्योरी लिख लिया जाए इसको, फिर इसके बाद समझते हैं अच्छी प्रकार से। प्रिज्म एक ऐसा, जैसे हम लिखते चल रहे हैं सेम उसी प्रकार जो है आप भी नोट्स बढ़िया जितने लोग देख रहे हैं वो बनाते चलिए, और बढ़िया जो है प्रॉपर वे में सभी लोग पढ़ते चलिए। तो प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। समझिएगा, अब ध्यान दीजिए, प्रिज्म की परिभाषा पूरी तरह समझना है आपको, बात समझ रहे हैं ना। आज इस वीडियो में थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, ये चैप्टर की शुरुआत कह सकते हैं, चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसके बाद समझिए यहां से प्रिज्म की परिभाषा ध्यान देना है पूरी तरह से। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है।
पारदर्शी तो मतलब समझ रहे हैं ना, एक ऐसा माध्यम, पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसके आर पार, उस माध्यम के आर पार देखा जा सके। बात समझ रहे हैं ना, पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसके आर पार वस्तुओं को देखा जा सके, उस माध्यम को क्या कहते हैं हम, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच की एक, साधारण कांच की एक प्लेट हो, बात समझ रहे हैं ना, वो कांच की प्लेट भी एक माध्यम है, कांच भी एक माध्यम है, बात समझ रहे हैं ना। तो वो कैसा माध्यम होगा भाई, वो पारदर्शी माध्यम होगा। और यदि कांच समझिएगा एक ही पदार्थ से पूरी तरह से बना हुआ है, उसमें अपवर्तनांक ऐसा नहीं है कि इतने का पदार्थ का अपवर्तनांक अलग हो, इतने पदार्थ का अपवर्तनांक अलग हो, एक ही पूरा पदार्थ का अपवर्तनांक होना चाहिए, मतलब एक ही मटेरियल होना चाहिए, तब वो जो है प्रत्येक बिंदु का मटेरियल एक ही होना चाहिए, तो वो समांगी हो जाएगा, समान रूप से। बात समझ रहे हैं ना। तो समझिए, यहां से ध्यान दीजिए, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो जैसे यदि इसका चित्र बनाना चाहें या देखना चाहें, समझिए थोड़ा सा कैसे बनता ही एक्चुअली में प्रिज्म, इस प्रकार आपके पास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म कुछ ऐसे बनता है आकृति में। यदि जो है यहां से बनाना चाहे तो ऐसे प्रिज्म होता है, इधर जो है आपकी त्रिभुजाकार भुजाएं हो जाती, ऐसे भुजा आती है, ऐसे इस प्रकार हो जाता है। बात समझ रहे हैं, समझिएगा ऐसे बनता है। जब ऐसे कोई वस्तु होगी, बात समझ रहे हैं ना, ये जो है ऐसे होगी तो इसका जो किनारे का पोर्शन होगा, समझिए इसका जो किनारे का पोर्शन होगा, यदि ऐसे है हमारे पास इस प्रकार है, तो जो किनारे का पोर्शन होगा वो कैसा होगा, त्रिभुजाकार। इसी पोर्शन को, किनारे वाले पोर्शन को ही ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में दिखाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये जो है हमारे पास ये ऐसा प्रिज्म बनता है, ये केवल साइड की भुजा ही दिखाई जाती है। इसके पीछे, ये जो है इसके पीछे क्या होता है कि त्रिविमीय आकृति का बनी रहती है चीज। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे कंडीशन में ये बनी रहती है। तो समझिए यहां से, तो देखिए यहां से बिल्कुल इसको ध्यान से समझिए कि त्रिविमीय आकृति होती है। यदि त्रिविमीय रूप में इसका चित्र बनाया जाए तो समझिए कि त्रिविमीय रूप में एक्चुअली में कैसा बनता है। जैसे हमारे पास हमने बताया कि ये केवल एक साइड की भुजा है दिखाई जाती है प्रिज्म में। जैसे आपके पास जो है रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, प्रिज्म का यदि त्रिविमीय रूप में चित्र बनाना चाहें, समझिएगा थोड़ा सा, यहां से जो है आपके पास ये ऐसे कुछ जो है ये इस प्रकार चित्र बनेगा। ये पूरा जो है समझिए, ये पूरा जो है आपके पास इस प्रकार का चित्र रहता है। बात समझ रहे हैं, हमने बताया कि कैसे प्रिज्म बनता है, ऐसे बनता है। इसमें ये साइड की भुजा, इधर भी साइड की भुजा, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है ये ऐसे जो है इस प्रकार पूरा जो है बनता है, ये साइड की भुजा। तो ये दोनों साइड की किनारे की भुजाएं क्या होती हैं, देखिए त्रिभुजाकार होती हैं। ये दोनों साइड की भुजाएं क्या होती हैं, त्रिभुजाकार। और इसके बीच का जो ये कोण होता है, बात समझ रहे हैं ना। अब समझिए यहां से ध्यान दीजिए, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। देखिए ये पूरी तरह से जो है ये दो पृष्ठों से घिरा हुआ जो है होता है, ये इस प्रकार बनता है। देखिए यहां से यदि देखा जाए तो ऐसे बनता है। ये जो है एक पूरी तरह से पृष्ठ हो जाती है, बात समझ रहे हैं ना, ये पूरी तरह से एक पृष्ठ हो जाती है। और इसके बाद जो है एक पृष्ठ ये हो जाती है। इन्हीं से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन ऐसे होता है। ऐसे किरणें जाती हैं और परावर्तित होकर फिर जो है ऐसे निकल जाती है किरण, जो उसमें दिखाया जा रहा है। तो समझिए प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। तो इसकी केवल किनारे की भुजा अध्ययन करने के लिए ये साइड की हम किनारे की भुजा ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना, साइड की किनारे की भुजा ले लेते हैं। यही में से क्या होता है, अपवर्तन सीधा दिखाया जाता है। तो एक बार फिर से समझिएगा भाई, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। समांगी का मतलब तो समझ रहे हैं ना, एक समान रूप से बना हो, जिसका मटेरियल एक समान रूप से बना हो। और पारदर्शी का मतलब ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके, वो पारदर्शी होगा। जो दो समतल पृष्ठों से, देखिए एक समतल पृष्ठ ये हो गया, एक समतल पृष्ठ ये हो गया, एक समतल पृष्ठ ये है। बात समझ रहे हैं ना, जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है तथा इन पृष्ठों को क्या कहते हैं हम, अपवर्तक पृष्ठ। तो इन दोनों पृष्ठों को क्या कहेंगे, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। समझिएगा थोड़ा सा,
ध्यान दीजिए, पूरी तरह से परिभाषा सभी को याद रहनी चाहिए। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी का मतलब कांच हो सकता है पूरी तरह से, तो प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से, इन्हीं पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच के कोण को, इन दोनों पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण होगा, या इसी को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। इसी को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, याद रखिए। और ये सदैव ए माना जाता है। प्रिज्म कोण क्या माना जाता है? ए माना जाता है। तो उम्मीद है कि ये परिभाषा आपको, प्रिज्म की परिभाषा याद होगी। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? प्रिज्म कोण अथवा अपवर्तक कोण कहते हैं। तो अब समझिएगा, यहां से प्रिज्म जो है, समझिएगा, ये मान लीजिए हमारे पास प्रिज्म बना है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन की बात करेंगे थोड़ा सा यहां, इसके बाद एक परिभाषा निकल के आती है। जैसे ये प्रिज्म हो गया, यहां से ए बी सी। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से, एक समतल पृष्ठ ये हो गया, एक समतल पृष्ठ ये हो गया, इससे क्या है? पूरी तरह से ये पारदर्शी माध्यम घिरा है। बात समझ रहे हैं ना? इन्हीं पृष्ठों को क्या कहते हैं? हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए प्रकाश की किरण चल रही है, ये प्रकाश किरण चल रही है, इस पर गिर रही है, तो गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं? हम आपतित किरण कहते हैं। तो ये कौन सी किरण होगी? ये आपतित किरण होगी। इसके बाद समझिएगा, आपतित किरण, और जिस बिंदु पर गिरेगी उस बिंदु पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होने के लिए अभिलंब बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस बिंदु पर एक अभिलंब खींच दीजिए। समझिएगा, अभिलंब बिल्कुल लंब होना चाहिए। ये अभिलंब हो गया। इस भुजा पर देखिए लंब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये लंब है। तो अब यहां से देखिए, ये जो है वायु था इधर की तरफ, और ये क्या था? ये कांच है। तो वायु से कांच में जा रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु से चलकर, विरल माध्यम चलकर सघन माध्यम प्रवेश करती है, तो किधर की तरफ? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसको एक्चुअली में सीधा जाना चाहिए था। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे सीधा जाना चाहिए था। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन ये सीधा ना जाके अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती, ऐसे जाती है। देखिए, सीधा नहीं जाती, ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो इस किरण का क्या हो गया? यहां पर अपवर्तन हो गया। अपवर्तन का मतलब ही है मुड़ने की घटना। हमने पहले भी बताया था, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई? अपने मार्ग से विचलित हो गई। विचलित होने की घटना या मुड़ने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका अपवर्तन हो गया, तो इस किरण को कौन सी किरण कहेंगे? ये अपवर्तित किरण होगी। अपवर्तन हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गई। बात समझ रहे हैं ना? इसके बाद समझिए, अब ये जो है इस बिंदु पर भी अपवर्तन होगा, क्योंकि कांच से अब वायु में जाएगी। मतलब यहां से समझिएगा, तो जिस बिंदु पर अपवर्तन होगा उस बिंदु पर एक अभिलंब खींच दीजिए। समझिएगा, अभिलंब का मतलब लंब होना चाहिए। ये अभिलंब हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये अभिलंब हो गया। तो अब देखिए, ये किरण जो है, समझिएगा, ये किरण वायु से कांच से चलकर वायु में जा रही है। कांच एक सघन माध्यम, वायु क्या है? एक विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जा रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से चलकर विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसको एक्चुअली में सीधा जाना चाहिए था। समझिए, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाके, समझिएगा, सीधे ना जाके ये अभिलंब से ये सीधे जाना चाहिए था। लेकिन ये अभिलंब देखिए, ये कौन सा? ये क्या है आपका? अभिलंब। तो अभिलंब से दूर हटेगी। बात समझ रहे हैं ना? अभिलंब से ये किरण, इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए, ये किरण निकल रही है, निर्गत किरण होगी। इसलिए ये कौन सी किरण होगी? याद रखिए, निर्गत किरण। अब इसके बाद देखिए, निर्गत किरण को पीछे साइड बढ़ा दीजिए, तो ये कोण आपके पास, यहां पर एक कोण बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? यहां पर एक कोण बनेगा जिसे डेल्टा कहते हैं। अब इसको डिफाइन कर रहे हैं, डेल्टा एक्चुअली में क्या है। तो अब ध्यान से समझिए भाई, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और इसके बाद समझिए, अब यहां से ये फिर से अपवर्तन हो रहा है, तो फिर ये आपतित किरण कहलाएगी। इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, इस पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, और अपवर्तित किरण आपकी निर्गत किरण हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण याद करिए, जब हमने अपवर्तन का नियम बताया था, तो अपवर्तन का क्या नियम बताया था? आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण आई कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब हमने बताया था। अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आर,
अब यहां से समझिए ये जो है ये कौन सा कोण होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण कहलाएगी। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ये आर डैश, चूंकि यहां से जो है कंडीशन थोड़ा सा बदल रही, और ये निर्गत किरण सदैव यहां से आई डैश लिया जाएगा। अब यहां से उम्मीद है कि इतनी चीज क्लियर हुई होगी। ध्यान दीजिएगा एक बार, यहां से देखिए ये चित्र इसीलिए हमने बनाया है। देखिए सबसे पहले प्रकाश किरण चलती है और जिस बिंदु पर प्रिज्म पर टकराएगी उस बिंदु पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। बात समझ रहे हैं ना? अपवर्तन का मतलब समझिए पूरी तरह से, अपवर्तन का मतलब यहां से जो है क्या खींचा जाएगा, एक अभिलंब खींचा जाएगा। तो हमने एक इस बिंदु पर अभिलंब खींच दिया और इसके बाद ये प्रकाश किरण वायु से चलकर विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम प्रवेश कर रही है। तो इसको एक्चुअली में सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना चल के ये अभिलंब से क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए ये किरण कौन सी हुई, ये आपतित किरण। इस बिंदु पर इस बिंदु पर अपवर्तन हो रहा है, तो यहां से समझिए ये किरण कौन सी हुई, अपवर्तित किरण। ये निकल रही है किरण, तो ये मुख्य किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। तो निर्गत किरण को हमने पीछे साइड बढ़ा दिया, ये निर्गत किरण हो गई। ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण, ये सीधा जा रही है, आपतित किरण होगी। तो देखिए ये निर्गत किरण है और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये निर्गत किरण है और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। याद रखिए अभी इसी से परिभाषा जस्ट बन जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। इन दोनों के बीच कोण एक बन रहा है, डेल्टा बन रहा है, इसे विचलन कोण कहते हैं। याद रखिए परीक्षा में आता भी है। बात समझ रहे हैं ना? विचलन कोण, फिर अल्पतम विचलन कोण भी आएगा भी, विचलन कोण। विचलन कोण की परिभाषा आती भाई परीक्षा में, याद रखिए। तो देखिए पूरी तरह से चित्र से आप डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? किसी प्रिज्म में आपतित किरण, किसी प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच, निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को, किसी प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से व्यक्त किया जाता है, इसे डेल्टा से, ये डेल्टा कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? याद रखिए ये क्या कहलाएगा, जो लोग नहीं जानते याद रखिए, ये डेल्टा कहलाएगा। इसे डेल्टा से व्यक्त किया जाता है, डेल्टा से व्यक्त किया जाता है। तो उम्मीद है कि इतनी थ्योरी आपको समझ में आई होगी। प्रिज्म हमने आज पढ़ाया, प्रिज्म के बारे में चित्र बताया, पूरा प्रिज्म के बारे में चित्र याद हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिए, यहां से देखिए आपतित किरण है, यहां पर अपवर्तन होता है, इसलिए इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। तो यहां से समझिए जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम चलकर कांच एक सघन माध्यम में जाती है तो इसको एक्चुअली में सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये ऐसे चली जाती है। और इसके बाद यहां से सघन से चलकर विरल में जाती है, तो इसको एक्चुअली में सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये कौन सी किरण हुई, निर्गत किरण हुई, ये अपवर्तित किरण हुई, ये आपतित किरण हुई। अब समझिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण, और इसके बाद अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो जो है अपवर्तन कोण आर होगा। और यहां से ये आपतन कोण कहलाएगा इस पृष्ठ के लिए, ये निर्गत कोण कहलाएगा आपका आई डैश कहलाएगा। क्लियर है? और ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, इसके बीच जो कोण बनेगा वो डेल्टा होगा, और डेल्टा क्या होगा, विचलन कोण होगा। दोनों परीक्षा में आते हैं। बात समझ रहे हैं? तो प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। और विचलन कोण की परिभाषा तो याद हो गई होगी भाई, किसी प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, हम विचलन कोण कहते हैं। तो उम्मीद है ये परिभाषा जो है सभी को क्लियर होगी और जो चीज हमने समझाया वो सभी को पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो सभी लोग तुरंत नीचे अभी कमेंट कीजिए। बात समझ रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया है, नीचे तुरंत कमेंट कीजिए भाई। क्योंकि जो है यदि आप देख रहे हैं हमारा वीडियो बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो ये जिम्मेदारी है कि आप कमेंट करें। बात समझे, जिससे हम
जो है देख पाए कि कितने लोग जो है समझ पा रहे हैं वीडियो। बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा जो है इससे पता चलता है कि हाँ जो है कितने लोगों को समझ में आ गई चीज। और इसके बाद यदि बढ़िया जो है समझ में आया है तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है, इसको जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी, अन्य स्टूडेंट भी इस फिजिक्स की क्लास का लाभ उठा सकें।